57 लड़कियां, एक शेल्टर होम जहां दरिंदा खुला घूम रहा था। बिहार का एक शेल्टर होम जहां बच्चियां सुरक्षित होनी चाहिए थीं। लेकिन जो सच निकला वो इंसानियत को हिला देने वाला था। दो 2018 में इंडिया अपनी हिस्ट्री का सबसे हॉरिफाइंग स्कैंडल्स में से एक से हिल गया था। बिहार में इन दिनों हाहाकार मचा है। नीतीश कुमार के सुशासन को शर्मसार करने वाला एक ऐसा तूफान आया है कि पूरा देश सन्न है। सुशासन के उस दुशासन का नाम है ब्रजेश ठाकुर। बिहार स्टेट के एक स्टेट फंडेड एनजीओ में 30 से ज्यादा माइनर गर्ल्स के साथ सेक्सुअल अब्यूज, ड्रगिंग और अनस्पीकेबल टॉर्चर किया गया। यह किसी एक मॉन्स्टर का काम नहीं था। यह करप्ट पॉलिटिशियंस, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स और एक पावरफुल लोकल जर्नलिस्ट का पूरा सिस्टम था जिसने अब्यूज का एक एम्पायर खड़ा कर दिया था। कैसे वो इतने लंबे समय तक बचते रहे और कैसे एक साइकोलॉजिकल ट्रिक ने आखिरकार उनके इस फोर्ट्रेस को गिरा दिया। वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की रियलिटी किसी फिक्शन से भी ज्यादा टेरिफाइंग है। यह सब कैसे हुआ, यह समझने के लिए हमें उस आदमी को देखना होगा जो इन सब के सेंटर में था, ब्रजेश ठाकुर। ब्रजेश ठाकुर का असली चेहरा बेनकाब होने से पहले तक हर नेता और हर अधिकारी उससे दोस्ती करने को बेताब रहता था। सत्ता के गलियारे से लेकर ब्यूरोक्रेसी के सीक्रेट कमरों तक उसकी पहुंच थी। ठाकुर कोई एक आम क्रिमिनल नहीं था, वो एक हाईली इन्फ्लुएंशियल लोकल फिगर था। वो प्रताप कमल नाम के एक रीजनल हिंदी न्यूज़पेपर का ओनर था और उसके डीप पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके उसने सेवा संकल्प एवं विकास समिति नाम का एक एनजीओ सेटअप किया। अपने कनेक्शंस के कारण बिहार सरकार ने उसके एनजीओ को बहुत मैसिव फंडिंग दी, लगभग 4.5 करोड़ पिछले 10 साल में, ताकि वो माइनर गर्ल्स के लिए बालिका गृह नाम का एक शॉर्ट स्टे होम चला सके। लेकिन यह पैसा उन लड़कियों के वेलफेयर के लिए नहीं गया, यह सीधी ठाकुर की जेबों में गया। इस बीच उसका शेल्टर एक इम्पेनिट्रेबल फोर्ट्रेस बन गया। पड़ोसियों ने टेस्टिफाई किया कि वो ठाकुर के टेरर में जीते थे। उन्हें लेट नाइट छोटी बच्चियों की दबी हुई चीखें सुनाई देती थी। लेकिन ठाकुर के मीडिया और पॉलिटिकल जान पहचान के कारण किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो लोकल पुलिस को फोन करें। बालिका गृह की दीवारों के अंदर रियलिटी पूरी एविल थी। यह एक रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं था, यह एक स्टेट फंडेड ट्रैफिकिंग सेंटर था। जब आखिरकार उन बच्चियों को रेस्क्यू किया गया तो मेडिकल एग्जामिनेशन ने उस अनथिंकेबल सच को कंफर्म किया। फैसिलिटी में मौजूद 42 लड़कियों में से 34 लड़कियों के साथ, जिनमें से कुछ 7 साल की थी, रिपीटेड सेक्सुअल अब्यूज किया गया था। उनके मेथड ऑर्गेनाइज्ड और मर्सीलेस थे। फीमेल स्टाफ जिन औरतों को केयर टेकर और हाउस मदर के तौर पर हायर किया गया था, वो भी इस अब्यूज में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी। वो रूटीनली बच्चियों के खाने में नॉकआउट ड्रग्स और हैवी सेडेटिव्स मिला देती थी। एक बार जब बच्चियां बेहोश हो जाती थी तो ठाकुर उन्हें एक्सटर्नल वीआईपीज के सामने असॉल्ट होने और डांस करने के लिए फोर्स करता था। अगर बच्चियां उनकी बात मानने से इनकार करती थी या रोती थी तो फीमेल स्टाफ उन्हें बुरी तरह पीटती थी और टॉर्चर करती थी। एविडेंस छुपाने के लिए माइनर्स पर इलीगल और अनसेफ अबॉर्शंस फोर्स किया। लोकल चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स और वेलफेयर कमिटीज पूरी तरह बिकी हुई थी। इसीलिए रूटीन स्टेट इंस्पेक्शंस में हमेशा परफेक्टली सैनिटाइज्ड और झूठी रिपोर्ट्स आती थी। तो अगर सिस्टम इतना गिरा हुआ था तो आखिरकार वो पकड़े कैसे गए? इसका जवाब सोशल साइंस के एक ब्रिलियंट पीस में छुपा है। 2017 में बिहार सरकार ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस या TISS को स्टेट के शेल्टर होम्स का एक वाइड स्प्रेड सोशल ऑडिट कंडक्ट करने का एक काम सौंपा। TISS रिसर्च टीम, जिसे कोशिश कहा जाता था, जानती थी कि वो रिपोर्ट्स काम नहीं करेंगी और अगर उन्होंने डायरेक्ट बच्चियों से क्वेश्चंस पूछे तो उनके ऑफिसर्स के जाने के बाद वहां का स्टाफ उन बच्चियों को तंग ना करे, इस चक्कर में वो बच्चियां कुछ नहीं बताएंगी। इसीलिए उन्होंने थर्ड पर्सन स्टोरी टेलिंग टेक्निक का यूज किया। बच्चियों से उनके खुद के अब्यूज के बारे में पूछने की बजाय रिसर्चर्स ने उनसे फिक्शनल कैरेक्टर्स या फैसिलिटी के दूसरे अननेम्ड बच्चों की स्टोरीज नरेट करने को कहा। अपने ट्रॉमा को एक थर्ड पार्टी नैरेटिव पर प्रोजेक्ट करके आखिरकार बच्चियों ने बोलने के लिए खुद को साइकोलॉजिकली सेफ फील किया। इनडायरेक्ट स्टोरीज के थ्रू लड़कियों ने ड्रग्स, रात के
विजिटर्स और उस हॉरिफिक वायलेंस के बारे में सब कुछ बता दिया। आखिरकार उनकी खामोशी टूट गई। जब 2018 में TISS की रिपोर्ट आई तो हल्ला मच गया था। यह स्कैंडल गवर्नमेंट के सबसे हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से बिहार की सोशल वेलफेयर मिनिस्टर को अपने हस्बैंड ठाकुर की वजह से रिजाइन करना पड़ा। And also asked Chief Minister Nitish Kumar to take action against Minister Manju Verma, whose husband's name is popping up in the whole controversy. यह रियलाइज करके कि ठाकुर विटनेस को गुमराह करेगा और ठाकुर के बिहार में पहुंच के कारण सुप्रीम कोर्ट ने केस को लोकल हाथों से छीन लिया और CBI के हाथों में सौंप दिया और एक स्ट्रिक्ट 6 महीने की डेडलाइन के साथ ट्रायल को न्यू दिल्ली के एक स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। जस्टिस बहुत स्विफ्ट था। जनवरी 2020 में दिल्ली कोर्ट ने अपना मैसिव 3100 पेज का जजमेंट सुनाया। 19 लोगों को कन्विक्ट किया गया। ब्रजेश ठाकुर, करप्ट लोकल चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, शेल्टर स्टाफ के साथ उनको उम्र कैद की सजा सुनाई। एक फाइनल एक्ट ऑफ फिजिकल इरेश्योर के रूप में गवर्नमेंट ने उस बालिका गृह की बिल्डिंग को ही डिमोलिश कर दिया। उनके क्राइम के उस मॉन्यूमेंट को मिट्टी में मिला दिया। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस इस बात का रिमाइंडर है कि क्या होता है जब वल्नरेबल जिंदगियों को बिना किसी इंडिपेंडेंट और अनकॉम्प्रोमाइज्ड ओवरसाइट के एक प्राइवेटाइज्ड सिस्टम के हवाले कर दिया जाता है। हालांकि मुजफ्फरपुर के वो दरिंदे सलाखों के पीछे हैं, लेकिन यह हमें एक डार्क क्वेश्चन पूछने पर मजबूर करता है। ऐसी और कितनी इंस्टीट्यूशंस हैं जो बंद दरवाजों के पीछे ऐसे ही सीक्रेट्स छुपा रही हैं। अगर यह इन्वेस्टिगेशन आपको आई ओपनिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चाइल्ड प्रोटेक्शन अवेयरनेस को फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। देखने के लिए थैंक्स। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।